स्टॉक्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अभिषेक सत्यव्रतम और मेरे साथ है मेरी सहयोगी पूजा त्रिपाठी। बाजार में आज शुरुआत कमजोर हुई है और इस कमजोर शुरुआत से उभरने के भी संकेत दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्योंकि बड़ी वजह यह है कि जो दिग्गज शेयर है जिनका वेटेज ज्यादा है इंडेक्स में, वहां से कमजोरी आ रही है। एचडीएफसी बैंक का शेयर अब 4% टूट चुका है। एनालिस्ट डे में जिस तरह से नेट इंटरेस्ट मार्जिन को लेकर, एसेट क्वालिटी को लेकर जो कमेंट्री आई है, जो बैंक की तरफ से जो बयान आए हैं, वो बाजार को पसंद नहीं आ रहे हैं और 0.3% मार्जिन पर दबाव की जो आशंका जताई है, उसके चलते शेयर देख रहे हैं कि टूटकर ये निफ्टी का टॉप लूजर भी और सबसे ज्यादा दबाव भी बना रहा है। निफ्टी बैंक में 27% के आसपास का वेटेज है। अगर हम निफ्टी बैंक को देखेंगे तो वहां पर 1% की कमजोरी है और 450 अंक नीचे है इस वक्त निफ्टी बैंक। इसके अलावा रिलायंस बड़ी ब्लॉक डील हुई है, 2% ये शेयर नीचे है। कहीं ना कहीं एक जीआरएम वाला भी हम प्रेशर कह सकते हैं, लेकिन ब्लॉक डील के चलते आज मूड पूरी तरह से खराब है और हालांकि 3% गिरा था शेयर, थोड़ी सी रिकवरी कोशिश जरूर है, लेकिन अब भी 0.25% की गिरावट के साथ ये शेयर कारोबार कर रहा है। अगर हम चढ़ने वाले शेयरों की बात करें तो सबसे ज्यादा तेजी है एक्सिस बैंक में, बजाज ऑटो में, कोल इंडिया। अब ये 3 ऐसे शेयर हैं जहां पर 1% से ज्यादा की मजबूती आपको दिखेगी। लेकिन अगर आप ब्रॉडर मार्केट को भी देखेंगे तो वहां से भी संकेत उत्साहजनक नहीं है। निफ्टी के एनएससी के 736 शेयर इस वक्त हरे निशान में और उसके मुकाबले 1350 शेयर, यानी कि 1:2 का रेशियो, हर एक बढ़ने वाले शेयर के मुकाबले 2 गिरने वाले शेयर बाजार में इस वक्त हैं। और हमने देखा था सोमवार के सत्र में छोटे सरकारी बैंकों के शेयरों में जबरदस्त तेजी का माहौल था और वो माहौल आज कहीं ना कहीं गायब होता दिख रहा है। वहां पर मुनाफा वसूली हो रही है, हालांकि जिस तरह की तेजी थी उस तरह की मुनाफा वसूली नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ी सी चिंताएं जरूर है। सवाल यह है कि 19,950 के आसपास का इंडेक्स जो है वो क्या संकेत दे रहा है। क्या गिरावट पर आपको खरीदारी के मौके तलाशने चाहिए या फिर थोड़ा सा करेक्शन यहां से और बढ़ सकता है। इंट्राडे में किस तरह से पोजीशन बनेगी ये भी हम जानेंगे अपने एक्सपर्ट से। साथ ही आपके सभी के सभी जो सवाल हैं वो भी शो में जरूर शामिल करेंगे। एक बार आपको सवाल पूछने का तरीका बता देते हैं। तो रोज की तरह 9167329108 ये हमारा फोन नंबर है। आपकी स्क्रीन पर लगातार ये फ्लैश होता रहेगा और आप इस नंबर के जरिए हमसे सवाल पूछ सकते हैं, फोन करके, व्हाट्सएप करके, एसएमएस करके, जो भी आपको तरीका सही लगे। और तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी 18 स्वदेश मौजूद, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर यानी कि एक्स और इंस्टाग्राम पर जाकर भी अपनी क्वेरीज आप हम तक पहुंचा सकते हैं। और आज आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं 2 खास मेहमान, जियोजीत फाइनेंशियल के गौरांग शाह और इसके साथ ही अरिहंत कैपिटल के रत्नेश गोयल। गौरांग जी और रत्नेश जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, स्वागत है 18 स्वदेश पर। रत्नेश, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे निफ्टी के लेवल्स को लेकर। 19,950, 20,000 के नीचे का हम फिर से इंडेक्स देख रहे हैं और ऊपरी स्तरों से हमें कहें तो करीब करीब 300 अंकों की कमजोरी आ चुकी है। रत्नेश, क्या संकेत लग रहे हैं आपको, क्योंकि जब तक कि ये 2 हेवीवेट्स हैं, आज निफ्टी के फॉल में इनका जो कंट्रीब्यूशन है करीब 80% के आसपास का है। वेटेज अगर देखें तो 24%, 14% के आसपास एचडीएफसी बैंक का, 10% के आसपास रिलायंस का। और अगर ये शेयर रिकवर नहीं करते हैं तो फिर उम्मीद नहीं करनी चाहिए। आपकी तरफ से स्ट्रेटजी आज क्या होगी रत्नेश? गुड मॉर्निंग एवरीवन, सभी दर्शकों को नमस्कार। डेफिनेटली आज बाजार में थोड़ा सा प्रेशर दिखाई दे रहा है हमको। एक पहला कुछ हमारे खुद के डोमेस्टिक रीजन भी, थोड़ा सा ग्लोबल रीजन भी है। बाकी अगर निफ्टी के पर्टिकुलर निफ्टी की बात करें तो अगर उसके लेवल देखें तो 19,950 ये काफी एक महत्वपूर्ण सपोर्ट रहेगा। 19,950 के नीचे जाने पे थोड़ा सा प्रेशर और थोड़ा सा बढ़ता हुआ दिखेगा, जो कि 19,000 तक लेके जाएगी। हालांकि अभी भी इस तरह का ट्रेंड में रिवर्सल नहीं है। आज जरूर डाउनवर्ड गैप एरिया हमको डेली चार्ट में बनते हुए दिख रहा है। और अगर आज ये रिकवर नहीं होता तो ये गैप छोड़ के जाएगा आज बाजार। तो हालांकि शॉर्ट टर्म में मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा बहुत जो भी चेंजेस आएंगे थोड़ा बहुत शॉर्ट टर्म के लिहाज से चेंज आएंगे। बाकी ओवरऑल ट्रेंड तो अभी भी ऐसा लगता है कि बाय ऑन डिप्स का रहेगा। तो अगर 19,950 तोड़ता है तो 19,900 से 19,850 के लेवल आएंगे, क्योंकि वहां पे एक वापस अच्छी मेरे हिसाब से खरीदारी का मौका बनेगा 19,850 से 19,800 की रेंज में। तो अभी भी आज का दिन थोड़ा सा मेरे से वेट करना चाहिए। आज के दिन की क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। अगर 19,900 नीचे आएगी तो थोड़ा सा प्रेशर कंटिन्यू रह सकता है। तो फिर हम नीचे में कहीं बाय ऑन डिप्स में 19,850 19,800 के आसपास में खरीदारी की चेष्टा रखेंगे। इसलिए आज के दिन थोड़ा सा वेट करें। क्लोजिंग बहुत आज की इंपॉर्टेंट रहेगी। बिल्कुल, तो आज की क्लोजिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी इंडाइसेस के लिए। चलिए
चलिए अब आगे बढ़ते हैं और सवाल जवाब का सिलसिला भी शुरू करते हैं। सवाल पूछने का तरीका आपको बता ही दिया है और इस बीच हमारे साथ पहले दर्शक जुड़े हैं थाने से, SD बोयर। नमस्कार सर, किस स्टॉक पर सवाल है आपका, पूछिए। जी SD बोयर जी, आपको आवाज आ रही है? हेलो, गुड मॉर्निंग मैडम। मेरा कॉल है LNT बारे में। LNT का मेरे पास 100 स्टॉक्स है। हाँ, आ रहे। हेलो। हाँ, जी जी, सवाल पूछिए अपना। LNT है आपके पास? LNT मेरे पास 100 शेयर्स है। उसमें का बायबैक आया है, तो बायबैक में बायबैक में करना है या नहीं करना है? अच्छा, ये जो लेवल LNT का दिया हुआ है आपने किस लेवल पर लिया था LNT को? परचेज किया है 1 साल पहला। बायबैक के 1 बारे साल में पहले जानकारी किस चाहिए। भाव पे? करीबन 1200 में लिया था। हाँ, तो ये हमें प्राइस थोड़ा करेक्ट करना पड़ेगा। LNT इन्होंने 1 साल पहले किया था 3200, 1 साल पहले का रेट तो नहीं है, तो प्राइस को करेक्ट करेंगे। और बेसिकली ये लॉन्ग टर्म निवेशक हैं। बायबैक के बारे में जानना चाह रहे हैं। कुछ दिन पहले ही कंपनी ने बायबैक की घोषणा की थी, करीब 10,000 करोड़ के शेयर बायबैक की घोषणा की थी और 3200 ये बायबैक का प्राइस भी इन्होंने रिवाइज कर दिया था। 3200 का प्राइस इन्होंने दिया हुआ था 3000 से बढ़ाकर। तो इस पर राय ले लेते हैं। गौरांग, आप सजेस्ट करिए। LNT काफी समय से होल्ड कर रहे हैं, मुनाफे में भी हैं, और लेकिन ये बायबैक के बारे में जानना चाह रहे हैं कि बायबैक में इनको पार्टिसिपेट करना चाहिए या नहीं। आप क्या सलाह देंगे? बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस शो पर आमंत्रित करने के लिए, और आप सभी को शुभ प्रभात हमारे तरफ से। तो जब कभी भी बायबैक को लेकर के दिग्गज कंपनियों में खबरें आती हैं, खास करके LNT जैसी कंपनियां या TCS जैसी कंपनियां या बाकी अन्य जो दिग्गज कंपनियां, तो हमारी सोच और विचारधारा और बुद्धिमत्ता ये कहती है कि अगर आपने लंबी अवधि के लिए निवेश किया है तो आपको जल्दबाजी, उतावलापन करके बायबैक में शेयर देने की कोई आवश्यकता या जरूरत नहीं है। आप निश्चिंत होकर के अपना निवेश बना करके रखें, पहली बात। दूसरी बात, आप ही अभी बता रहे थे कि 3000 का पहले बायबैक था, उसको बढ़ा करके 3200 का किया। अब उस LNT की मैनेजमेंट जो है वो बहुत ही बुद्धिशाली है और उनको पता है कि उनकी कंपनी का दाम आखिर में क्या है। तो 3000 से 3200 तक बढ़ाने की क्या जरूरत थी? यानी कि मेरा सोचना और मेरी बुद्धिमत्ता ये कहती है कि LNT के जो दाम अभी चल रहे हैं 2900 के आसपास, उससे कहीं ज्यादा ऊपर की उसकी कीमत है। आप उसके कारोबार को देख लीजिए, चौतरफा इनका कारोबार फैला हुआ है और चौतरफा जो कारोबार है उससे बहुत बेहतरीन तरीके से योगदान आता है, क्योंकि चारों तरफ उनकी जो ऑर्डर बुक है वो बहुत मजबूत है। चाहे वो हाइड्रोकार्बन हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, कॉम्प्लेक्स टर्नकी प्रोजेक्ट्स हो, या फिर डिफेंस रिलेटेड कारोबार हो। तो मैं तो, अगर निवेश आपने लंबी अवधि के लिए किया है तो निश्चिंत होकर के बने रहने की राय दे रहा हूं। और अगर हो सके तो LNT जैसी कंपनियों में आपको एक SIP कर लेना चाहिए। हर महीने जो भी आपके पास निवेश लायक पूंजी है, जितनी भी मात्रा में हो, उसको आप LNT में निवेश कीजिए। फिर आप 5 शेयर, 10 शेयर, 2 शेयर, 15 शेयर, 20 शेयर, जो भी आप हर महीने खरीदते जाए। और मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार से कैपिटल गुड्स इंजीनियरिंग क्षेत्र का भविष्य हमें लग रहा है वो काफी उज्जवल है। यहाँ से और बेहतरीन तरीके से नतीजे आएंगे और उस नतीजों के आधार पर मेरे ख्याल से LNT के शेयर के जो दाम मौजूदा चल रहे हैं उससे ऊपर की तरफ की री-रेटिंग होने की पूरी पूरी संभावना है। ठीक है, तो LNT के शेयर में निवेशित रहने की सलाह है। और लगे हाथ आपको ना बायबैक में टेंडर करने या नहीं करने हैं शेयर, ये भी सवाल तमाम दर्शकों का था, उसका भी जवाब गौरांग सर ने दे दिया है। अगले दर्शक को जोड़ेंगे भोपाल से। विकास हमारे साथ हैं। विकास नमस्कार, गुड मॉर्निंग, पूछिए क्या जानना है आपको। विकास, आवाज आ रही है आपको?
विकास तक शायद हमारी आवाज़ पहुंच नहीं रही है, लेकिन विकास के पास है शेयर। डालमिया भारत के 872 शेयर हैं 570 रुपए के भाव पर। ठीक है, कर्नाटक बैंक इनके पास है 2275 शेयर हैं 49 रुपए के भाव पर। अब डालमिया भारत, अगर विकास हमारे साथ जुड़े होते तो उनसे जरा पूछते कि इनके पास डालमिया भारत के शेयर हैं, डालमिया भारत लिमिटेड के, या फिर डालमिया भारत शुगर के, क्योंकि जो भाव दिख रहे हैं हाल फिलहाल के, ये तो डालमिया भारत शुगर वाले भाव हैं। डालमिया भारत अगर हम लिमिटेड की बात कर लें तो ये कोविड के आसपास के भाव थे 500-550-600 रुपए के, लेकिन अब शुगर मान लेते हैं, ठीक है, 550 रुपए पर ये शेयर ट्रेड कर रहा है। 570 खरीद भाव इनकी है। गौरांग सर, डालमिया भारत शुगर व्यू पर आप दे दीजिए, क्या सलाह होगी आपकी इस पर? दूसरा कौन सा शेयर था अभिषेक? दूसरा कर्नाटक बैंक। अब दुविधा में डाल दिया आपने अभिषेक, क्योंकि कवरेज दोनों में ही नहीं है, इसलिए विशेष रूप में टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन शुगर क्षेत्र के बारे में बात कर लेते हैं। और जिस प्रकार से गन्ने की किल्लत हुई है, तो स्वाभाविक है चीनी का उत्पादन कम होगा, और सरकार के तरफ से भी कुछ प्रतिबंध लगाने की बात हुई है, कुछ लगाए गए हैं, आने वाले भविष्य में कुछ लगाएंगे एक्सपोर्ट्स को लेकर के। दूसरी तरफ जब गन्ने से चीनी बनती है तो उस समय में एक बाई प्रोडक्ट निकलता है जिससे एथेनॉल बनता है, जहां पर प्रति लीटर के दाम भी काफी ऊपर गए और एथेनॉल की मांग आने वाले समय में और तीव्र गति से आगे बढ़ सकती है। तो इस क्षेत्र में जो सक्षम और मजबूत कंपनियां हैं, जिनके पास बैलेंस शीट पर डेट कम है, वैसी कंपनियों पर आपको ध्यान देना चाहिए। विशेष रूप में मैं नाम नहीं दे सकता हूं क्योंकि कवरेज नहीं है, और कर्नाटका बैंक में भी कवरेज नहीं है, इसलिए विशेष रूप में मैं टिप्पणी नहीं कर सकता। एक बार जरा टेक्निकल नजरिया ले लेते हैं रत्नेश। कर्नाटक बैंक, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हाल फिलहाल जो छोटे साइज वाले बैंक है ना, वहां पर बहुत ही तोड़फोड़ तेजी हुई है। अब कर्नाटक बैंक आज देखिए ये शेयर बजिंग है, 6% के आसपास का उछाल है, 250 रुपए के स्तर को इसने पार कर गया है, और इनकी होल्डिंग है 49 रुपए की, यानी कि पुरानी होल्डिंग ये लग रही है काफी। क्या सलाह होगी, कहां तक ये जाएगा शेयर? और चूंकि उनके पैसे अब 5 गुना हो गए हैं, तो क्या कोई विशेष टिप्पणी आपकी तरफ से है? उनको और कॉन्ग्रेचुलेशन भी बोलेंगे। उनके पेशेंस की दाद देनी पड़ेगी। काफी लंबे समय से पेशेंस रख के तो काफी अच्छी ने इस बीच में काफी अच्छे उतार चढ़ाव इन्होंने देखे, तब भी इन्होंने होल्ड रखा इसको, तो जरूर इनको इनका रिटर्न मिला है। तो अब केटीके बैंक में पर्टिकुलर अभी बोलूं, इनको बिल्कुल बचना चाहिए, किसी भी तरह के इनको घबराना नहीं चाहिए। अभी भी जिस तरह से इसका कंटिन्यू हाई फॉर्मेशन जो बन रहा है, और अभी भी जो इसने एक कंटिन्यूएशन पैटर्न बनाया चार्ट में, मुझे ऐसा लगता है यहाँ से 280-300 रुपए तक के टारगेट बिल्कुल इनको आते हुए दिखेंगे। तो स्टॉक्स में बने रहे अभी। अगर ये कुछ मुनाफा भी बुक करना चाहे तो मेरे हिसाब से इनको 218 रुपए के एक स्टॉप लॉस से बने रहने से, उसके नीचे जाता है तो ही थोड़ा बहुत कुछ मुनाफा इनको बांधना है तो बांधे, अन्यथा बिल्कुल बने रहे 280 से 300 रुपए तक के टारगेट के लिए। ओके, तो ये व्यू दोनों ही कंपनियों में आपके दे दिया गया है। चलिए हमारे साथ ध्वनि पटेल जुड़ चुकी हैं फोन लाइन पर। ध्वनि, थैंक यू सो मच समय देने के लिए। क्या रणनीति होगी आज आपकी तरफ से? गुड मॉर्निंग। आज का हमारा जो ऑप्शन का ट्रेड यहाँ पे बनता है वो एसबीआई कार्ड में बनता है। स्टॉक अपने डेली चार्ट पे जो यहाँ पे एक अहम सपोर्ट लेवल इसने बनाया था 815 का, उसे ब्रेक करा है और नीचे की तरफ के हमें यहाँ पे मूव्स देखने को मिल रहे हैं। ये सेलिंग प्रेशर इसमें कंटिन्यू होता हुआ दिख रहा है, तो पुट ऑप्शन के जरिए इसको ट्रेड करना है। 810 का जो पुट ऑप्शन है उसको आपको करंट प्राइस से लेना है। इसके दो टारगेट बनते हैं, पहला टारगेट आपका 24 का है, दूसरा टारगेट 30 का है। लॉट इसका जो स्टॉप लॉस है वो आपको 7 पे मेंटेन करना है। लॉट साइज इसकी 800 की है, तो आपका जो अधिकतम मुनाफा यहाँ पे है वो 12,800 तक का हो सकता है सेकेंड टारगेट अचीव होने पे, और यहाँ पे जो आपका मैक्स लॉस है वो 5600 का बनता है। ठीक है, तो एसबीआई कार्ड ये ऑप्शन की रणनीति। आज 2% नीचे भी है ये स्टॉक, और यहाँ पर आपको पुट ऑप्शन लेने की सलाह है। 810 का पुट ऑप्शन लीजिए। इस वक्त 14 साढ़े 14 के आसपास कारोबार कर रहा है, और ये टारगेट और स्टॉप लॉस आपके स्क्रीन पर। अधिकतम फायदा इसमें 12,800 का है, लेकिन नुकसान हुआ तो 5,600 तक का नुकसान हो सकता है। ये एक रिस्क डिस्क्लोजर हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो ऑप्शन स्ट्रैटेजी में
सतर्क होकर ध्यान से ट्रेड करने की राय। चलिए अब आगे बढ़ेंगे और हमारे साथ एक दर्शक शामिल हो चुके हैं पंजाब से। नरेश जी ने कॉल किया हमें। नरेश जी नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। रेमंड सर, रेमंड के बारे में जानकारी लेनी थी। ओके, 20 शेयर कब लिया था आपने? 800 रुपए में। ये मैडम पुरानी होल्डिंग है, 3-4 साल हो गए। इसकी ईपीएस चलिए और कांग्रेचुलेशंस, आपको अच्छा मुनाफा भी हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर गौरांग से सलाह लेते हैं। गौरांग, रेमंड है इनके पास 800 के भाव पर इन्होंने लिया हुआ था, पहले की खरीद है, 2-3 साल से होल्ड कर रहे हैं स्टॉक को और फायदा में भी है। और अब रेमंड तो अब धीरे धीरे हम देख रहे हैं एक डाइवर्सिफाई प्लेयर बनता जा रहा है, रियल एस्टेट में भी है और टेक्सटाइल में तो बड़ा प्लेयर है ही। रेमंड अब आगे और थोड़ा समय दे इस स्टॉक को तो क्या और तेजी यहाँ पर देखने को मिल सकती है या फिर अभी थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग इन्हें कर लेना चाहिए? तो पहले तो हमारी खरीदारी की राय है बुनियादी तर्क के आधार पर, और अगर ये निवेश लंबी अवधि का है तो इसके बावजूद कि इन्होंने 800 रुपए के ऊपर खरीदे और मौजूदा भाव 1900 का है, तो अगर रुपयों की आवश्यकता नहीं है तो आप अपना निवेश बना करके चले, क्योंकि पहली बात तो जो स्तर पे इन्होंने निवेश किया है वो स्तर बहुत ही महफूज है, यानी कि कंफर्ट जोन के आसपास रिलेटिवली डिफेंस करके रखा है, डिफेंड करके रखा है। 1900 से यहाँ से ऊपर के तरफ के दायरे क्या हो सकता है, तो हमें बिल्कुल लगता है नतीजों के आधार पर जिस प्रकार से आप कर रहे हैं कि टेक्सटाइल से तो बहुत ही अच्छा योगदान आता है, और जिस प्रकार से इन्होंने अपनी जो नई रेंज लिनन फैब्रिक की बाजार में उतारी थी, उसको दोनों हाथों से उपभोक्ताओं ने अपनाया है और स्वागत किया है। रियल एस्टेट सेक्टर में भी इनके पास जो लैंड पार्सल उसको लेकर के भी मेरे ख्याल से बैलेंस शीट पर योगदान आपको आने वाले भविष्य में आना चाहिए। तो अगर हालांकि 20 शेयर है इनके पास, तो अगर रुपयों की आवश्यकता नहीं है, पैसों की आवश्यकता नहीं है, तो आप अपना निवेश बना करके चले। और अगर रुपयों की आवश्यकता है तो छोटी सी संख्या में 20 शेयर में से शायद अगर ये 5 शेयर भेज देते हैं इस स्तर पे, तो इनकी जमा की गई पूंजी भी आ जाएगी और उसके ऊपर मुनाफा भी आ जाएगा, और बाकी के जो बचे शेयर है वो निशुल्क दाम के हो जाएंगे। तो निर्भर करता है इनको रुपयों की जरूरत है या नहीं है। ठीक है, अगर आपको पैसों की आवश्यकता है तो निश्चित तौर पर आप इसमें प्रॉफिट बुकिंग करिए, नहीं तो बढ़िया शेयर है, आप आराम से धैर्य के साथ इसमें निवेशित रहिए। अगला सवाल लेंगे और अगला सवाल पुणे से हमारे दर्शक जुड़ गए हैं। गुलाब जी नमस्कार, पूछिए क्या जानना है आपको? नमस्कार जी, मेरा एक क्वेश्चन था। इज माई ट्रिप, मेरे पास क्वांटिटी है 1370। 1370 49 रुपए के भाव पर आपके पास है ईज माई ट्रिप के। सर आपने कब लिया था शेयर ये? और क्वांटिटी है एट द रेट ऑफ 49, क्वांटिटी 1370 एट द रेट ऑफ 49। ठीक है, चलिए 49 रुपए के भाव पर ये शेयर है करीब करीब 1450, और 49 वाला शेयर इनका है 45 रुपए के आसपास। हालांकि हमने पिछले दिनों थोड़ी तेजी जरूर देखी है ईज माई ट्रिप के शेयर में। इस पर गौरांग जी आप ही व्यू दीजिए, आप क्या सलाह आप देंगे? ईज माई ट्रिप इसमें निवेशित रहे, हालांकि हमने देखा था कि कुछ दिनों पहले प्रोमोटर अपने स्टेक कट किया था, उसके बाद थोड़ा सा प्रेशर शेयर पर जरूर आया था, लेकिन बाकी अगर हम फाइनेंशियल्स की बात करें तो वो ठीक ठाक है। तो अभिषेक, कंपनी स्पेसिफिक टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि कवरेज नहीं है, लेकिन एक बात बिल्कुल यहां पर बताना चाहूंगा, कंपटीशन बहुत ही ऊपर के तरफ का है, और लिस्टेड एंटिटी तो है ही, अनलिस्टेड एंटिटी भी काफी सारी है जो सेवाएं ईज माई ट्रिप उपलब्ध कराती हैं, उसी तरीके की सेवाएं बाकी अन्य कंपनियां लिस्टेड और अनलिस्टेड एंटिटीज में से उपलब्ध कराती हैं। और लगता है कि मार्केट शेयर को बना करके रखने के लिए और मार्जिन को बनाने के लिए काफी मुशक्कत इस क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनियों को करनी पड़ेगी। अब विशेष रूप में कवरेज नहीं है इसलिए टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन अगर ये परिवर्तन करना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से निजी क्षेत्र की एक बैंक है जिसके बारे में हमने चर्चा या राय भी दी होगी पहले हमारे चैनल ईटी नाउ स्वदेश पर, और
मेरे ख्याल से एक बदलाव के रूप में या परिवर्तन के रूप में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जैसी बैंक्स हैं, फेडरल बैंक जैसी बैंक्स है, या फिर ऑटो क्षेत्र में अशोक लेलैंड जैसी कंपनियां हैं। यहाँ पर हमें एक बेहतर भविष्य लग रहा है नतीजों के आधार पर और निवेश की गई पूंजी के ऊपर लाभ और वृद्धि के आधार पर। ठीक है, तो आप इससे निकल के कुछ बेहतर बैंक के विकल्प बताए हैं आपको गौरांग ने, वहां पर आप निवेश को अपना स्विच कर सकते हैं। ये बरकरार है क्योंकि रिलायंस और एचडीएफसी वहां पर हम भारी कमजोरी देख रहे हैं। रिलायंस का शेयर करीब 2% और एचडीएफसी बैंक का शेयर करीब 4% गिरावट के साथ कारोबार कर रहे हैं। और आज अगर आप वॉल्यूम देखेंगे तो एचडीएफसी बैंक में तकरीबन अब तक 2.5 करोड़ शेयरों के सौदे हो चुके हैं। रिलायंस की बात करें तो 2.25 करोड़ शेयरों के सौदे वहां पर हो चुके हैं और प्रेशर लगातार कायम है। और इसके चलते निफ्टी पर और निफ्टी बैंक पर दोनों जगह हम रिकवरी कोई संकेत देख नहीं रहे हैं। का सवाल लेंगे ट्विटर से। श्याम ने अपना सवाल हमें भेजा और इनके पास एसबीआई के शेयर 574 रुपए के भाव पर और टाटा मोटर्स 300 शेयर हैं 648 रुपए के भाव पर। टाटा मोटर थोड़े से ऊपर के भाव पर है, एसबीआई इनके भाव से फिलहाल ये ऊपर चल रहा है। गौरांग सर, उम्मीद करेंगे दोनों पर आपकी कवरेज होगी। और एसबीआई हमने देखा कि फिर से ये शेयर 600 के ऊपर निकला, 400 रुपए के आसपास तक एक फिसला था। टाटा मोटर्स की बात करें तो 400 रुपए के नीचे भी ये शेयर फिसला था, लेकिन रिकवरी की जो जर्नी रही है दोनों शेयरों की वो बहुत ही बेमिसाल रही है। आप ये बताइए कि क्या निवेशित रहें? हालांकि हम इसे पूछ नहीं पाएंगे, ट्विटर से सवाल आया है, लेकिन अगर पैसों की जरूरत नहीं है तो निवेशित रहें बिना किसी दिक्कत के। तो अभिषेक, दोनों पर ही कवरेज है, बुनियादी तर्क के आधार पर यह हमारा डिस्क्लोजर है। और 740 या 760 तक के लक्ष्य मेरे ख्याल से मध्यम अवधि में आपको टाटा मोटर में आते हुए दिख सकते हैं। और अगर आपका नजरिया लंबी अवधि का है या निवेश लंबी अवधि का है तो इसके ऊपर भी आ सकता है। और जिस 3% की कमर्शियल व्हीकल में बढ़ोतरी मेरे ख्याल से अक्टूबर से करेंगे ये दामों में, आज से लेकर के दिसंबर 2023 तक मेरे ख्याल से कम 4 या 6 नई गाड़ियां लॉन्चेस होगी। नई गाड़ियां और नए अवतार में जो हाल ही के मॉडल है वो आएंगे टाटा मोटर की तरफ से। जेएलआर का कारोबार जो कि थोड़ा बहुत दिक्कत में था, अब वो अच्छा हो रहा है और योगदान भी बेहतर तरीके से दे रहा है। तो लंबी अवधि का निवेश है तो टाटा मोटर में बने रहे। अब आते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर। तो देश की सबसे बड़ी और प्राथमिक बैंक है ये, और सरकारी बैंकों पर हमारा जो नजरिया है, और अभी शुरुआत में आप भी बता रहे थे कि सरकारी बैंकों में थोड़ी बहुत हरकत नजर आती है, और ये एक ऐसी दिग्गज बैंक है जो हमें काफी अच्छी लगती है। एक अंडर परफॉर्मर के रूप में पिछले कुछ महीनों में था। कारण एक नहीं अनेक था अभिषेक। कुछ एक बड़े गुट की कंपनियों को लेकर के, ग्रुप को लेकर के कुछ खबरें थी। लोगों को लग रहा था कि सरकारी बैंकों का लोन एक्सपोजर ज्यादा होगा, डिफॉल्ट होगा, वगैरह वगैरह जो भी है। लेकिन हमारा अनुमान ये कहता है कि जो भी नतीजे हमने देखे अब तक के, खास करके पहली तिमाही के नतीजे, वो काफी अच्छे थे। और अब निरंतर सुधार होते हुए आपको दिखेगा बड़ी सरकारी बैंकों में, जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी जैसी बैंक है जो हमारी खरीदारी की सूची में। तो यहाँ पर भी अगर निवेश है तो लंबी अवधि के लिए हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अपना निवेश बनाने कर रखने की राय देंगे। ठीक है, दोनों ही कंपनियों में स्टेट बैंक हो या फिर टाटा मोटर्स आपको निवेश बनाकर रखने की सलाह है। और अब बात करेंगे आईपीओ मार्केट की और शुरुआत करेंगे आईपीओ कॉर्नर की। और आईपीओ कॉर्नर में आज हम चर्चा करेंगे साई सिल्क के आईपीओ की। आईपीओ आज से खुल गया है और एक बार चर्चा की शुरुआत करने से पहले आपको बता देते हैं कि इसकी बेसिक डिटेल्स क्या हैं। तो आज से 22 सितंबर तक इसमें पैसा लगाने का मौका है, यानी कि शुक्रवार तक ये खुला रहेगा। प्राइस बैंड है 210 से 220 रुपए के बीच। इसमें इशू साइज है 1201 करोड़ का और बराबर का हिस्सा है। फ्रेश इशू भी 600 करोड़ का है, ऑफर फॉर सेल भी 601 करोड़ रुपए का ऑफर फॉर सेल, यानी कि जिसमें कि प्रमोटर्स या प्रमोटर ग्रुप के लोग जो हैं अपने स्टेक को डाइल्यूट करते हैं आईपीओ के माध्यम से, इसको बोलते हैं ऑफर फॉर सेल। कारोबार की बात करें तो 2005 में पार्टनरशिप कंपनी के तौर पर स्थापना हुई थी और परंपरागत भारतीय कपड़ों में 10 बड़े रिटेलर्स में से एक है। साड़ियों पर फोकस है, दक्षिण भारत में मौजूदगी है और कला मंदिर, वराह लक्ष्मी मंदिर, केएलएम जैसे इनके बड़े ब्रांड्स हैं। आपने ये साड़ियाँ इनकी देखी होंगी। और कंपनी का 54 स्टोर का नेटवर्क
इसका है। तो ये कुछ जानकारी है और चलिए अब चर्चा की शुरुआत करते हैं। और आज इस आईपीओ पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं वेंचुरा सिक्योरिटीज के विनीत बुलिंजकर। विनीत जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपके टीनो स्वदेश पर। सर, ये साइंस सिल्क, जैसा कि हम सुन रहे हैं कि इसके जो अगर हम पेयर्स, जो लिस्टेड पेयर्स अगर हम तुलना करें तो गो फैशन, वेदांत फैशन, आदित्य बिरला फैशन रिटेल, ट्रेंट, ये तमाम इसके पेयर्स तुलना हम कर रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा बिजनेस मॉडल ना इसका अलग है, क्योंकि परंपरागत भारतीय परिधान, साड़ी पर फोकस वाला शायद ये पहला ब्रांड होगा। आप ये बताइए कि आपको ये कंपनी लग कैसी रही है और इसकी सेहत कितनी मजबूत है? नहीं, हमें लगता है कि बहुत अच्छा आईपीओ का अपॉर्चुनिटी निवेश करने के लिए। इसमें क्या है ना, अगर आप सारी मार्केट देखोगे तो ये कुछ 46,500 करोड़ का मार्केट है, जो ऑल इंडिया लेवल पे 8% बढ़ने वाला है। और इसमें क्या, अगर आप ब्रेकअप करोगे ऑफ द मार्केट शेयर, साउथ इंडिया में आपका 50% मार्केट शेयर है और रेस्ट ऑफ इंडिया का 50% है। तो साउथ में फैशन वेयर में साड़ी को बहुत अहमियत दी जाती है, स्पेशली सेलिब्रेशन मोमेंट्स पे। तो हमें लगता है कि ये जो कंपनी फोकस की है ओनली ऑन साउथ इंडिया, इसकी एक्सपेंशन, ये एक राइट फिट है गिवन द सेक्टरल स्ट्रेंथ एंड ज्योग्राफिक एक्सपेंशन ग्रोथ प्लान्स। और हमें लगता है कि ये जो कंपनी 30 स्टोर जो ऐड कर रही है, इसमें हमारा ऐसा अनुमान है कि लगभग इनके टर्नओवर है ना 2 से 3 साल में डबल कर सकती है कंपनी। और आज की डेट में ये आपको 35 टाइम्स फॉरवर्ड मिल रहा है पोस्ट आईपीओ वैल्यूएशन पे ऑन अ हिस्टोरिकल बेसिस। तो अगर आप बाकी के शेयरों की तुलना करें, जो रिटेल फैशन या जो आपके रिटेल स्टॉक्स में है, तो हमें लगता है कि ये एक यूनिक फ्रेंचाइज है। जैसे वेदांत को प्रीमियम मिलता था फॉर एथनिक सेलिब्रेशन वेयर, ये भी एथनिक सेलिब्रेशन कैटेगरी में आके, पर ये काफी फोकस कर रहा है ऑन द साड़ी फॉर्मेट। एंड इसके जो मैंने आपको ग्रोथ ड्राइवर्स बताए, तो हमें लगता है कि ये काफी अच्छी तरक्की करेगा और ये स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए एक अच्छा सुनहरा मौका है। बढ़िया मौका है ये। अगर हम साइंस सिल्क की अगर हम तुलना करें, अगर हम 1 फॉरवर्ड प्राइस टू इक्विटी यानी कि पी रेशियो की अगर तुलना करें, तो TCNS क्लोथिंग 113, ट्रेंट 96, आदित्य बिरला फैशन रिटेल 78, वेदांत फैशन, गो फैशन, शॉपर स्टॉप, ये सारे 40 से लेकर 60 की रेंज में इनका पी है। और साइंस सिल्क का इनसे भी आधा 28 का पी है। और जैसा कि ये मेंशन कर भी रहे थे विनीत जी की ये सस्ता है वैल्यूएशन के मैट्रिक्स पर भी। बाकी अगर हम देखें तो लगातार कंपनी का मुनाफा बढ़ा है, लगातार हमने देखा है कि इसकी आय बढ़ी है। अगर हम पिछले 3 साल के, अगर हम 3 वित्तीय वर्ष के अगर हम देखें अगर आंकड़े, तो 700 करोड़ रुपए के आसपास से बढ़ के 1350 करोड़ रुपए के आसपास की आय हो गई है। मुनाफा करीब 100 करोड़ के आसपास का है। मार्जिन भी इंप्रूव किया, अच्छी चीज है कि मार्जिन भी इंप्रूव हुआ है और ये 9% से बढ़कर 15.16% के आसपास के मार्जिन है। तो विनीत जी, क्या आपको लगता है कि वैल्यूएशन वाला भी एक और कंफर्ट है? और अगर इसमें अगर हम निवेश करते हैं आईपीओ में, तो एक चीज बताइए कि इसको हम लिस्टिंग गेन के लिए लें या फिर लॉन्ग टर्म के लिए ठीक रहेगा ये? नहीं, आपको लिस्टिंग गेन्स तो मिलेंगे ही, क्योंकि ये एट बिलो पार आ रहा है कंपेयर टू द रिलेटिव वैल्यूएशन पे। बट आपको लॉन्ग टर्म के लिए भी अच्छा है, क्योंकि आप देखिए ये जो एक्सपेंशन कर रहा है ना, ये उसका एक ही पर्टिकुलर फॉर्मेट, जो हाई प्रीमियम सेगमेंट है इनका, वारा करके जो ब्रांड है, उसको एक्सपेंड कर रहा है। एंड इसके जो स्टोर्स आ रहे हैं वो तमिलनाडु में आ रहे हैं। एंड विद इन साउथ इंडिया, तमिलनाडु इज द मोस्ट कॉन्सेंट्रेटेड मार्केट फॉर साड़ीज। तो हाई प्रीमियम ग्रोथ, बिगेस्ट फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट, इसमें ना हमें दिखता है कि इसकी जो ग्रोस मार्जिन में ना काफी एक्सपेंशन होगी। और ये जो 16% का जो अभी आपने एबिटा मार्जिन बताया, इसमें भी काफी बढ़त आएगी बिकॉज ऑफ दिस। तो हमें लगता है कि ये अच्छा निवेश करने का चीज है। और इसके आपको मैं दो अलग तर्क बताता हूँ। एक्चुअली क्या है ना कि आपका साड़ी का शेल्फ लाइफ है ना 2 साल रहता है। तो आप अगर कोई स्टोर में साड़ी बिकी नहीं, तो आप उसको उनके स्टोर्स के चेन में रोटेट कर सकते हो और वो कभी फैशन स्टेल नहीं हो जाता है, जैसे
बाकी टाइप के क्लोज रहते हैं। तो इसमें क्या रहता है कि कंपनी का जो इन्वेंट्री या लॉसेस रहता है ड्यू टू अनसोल्ड इन्वेंट्री, वो काफी कम रहता है। दूसरी चीज क्या है, अगर आप सारी के स्टोर देखोगे और ये साइज जो है इसका 5,000 एवरेज साइज है इनके स्टोर्स की, इसमें ना इन्वेंट्री बहुत आपको स्टॉक करनी पड़ती है। एंड ये एक अच्छा खासा एंट्री बैरियर है टू एनीबडी गेटिंग इनटू दिस मार्केट। और कंपनी ने एक बहुत खूबी के तरीके से एआई और मशीन लर्निंग इस्तेमाल किया है टू मैक्सिमाइज सेल्स। कौन सा स्टॉक बिक रहा है ज्यादा तो उसकी रोटेशन, उसका स्टॉक ज्यादा करना है। जो माल बिक नहीं रहे तो उसकी रोटेशन करे या उसका इन्वेंट्री को स्लो डाउन करे। अगर स्टोर में कोई कस्टमर अनअटेंडेड है तो उधर के फ्लोर मैनेजर को पता लगता है कि एक कस्टमर वेकेंट बैठा है तो उसको सर्विस करे। तो ऐसे इन्होंने जो कस्टमर एक्सपीरियंस के लिए जो बिल्डअप किया है और अपना अपनी फास्ट कैसे मूव करे अपनी इन्वेंट्री, इसके ऊपर जो फोकस किया है ना, ये इसके सटल पॉइंट्स है जो आपको वैल्यूएशन में दिखेंगे नहीं। और ये एक की डिफरेंशिएशन फैक्टर है इस कंपनी का और बाकी के जो लिस्टेड कंपनीज मार्केट में है। ठीक है विनीत जी, एक और चीज़ है सही बात आपने कहा कि इसमें ना एक रिप्लेसमेंट वाली बात भी आती रहेगी और जो कहीं ना कहीं सप्लाई मैनेजमेंट है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट है, उसको भी अच्छी तरह से कंपनी ये कर रही है। और शादियों की बात कर लें, पार्टी की बात करें, ओकेजनल वेयर की बात करें, डेली वेयर की बात करें, हर तरह के प्रोडक्ट्स ये कंपनी बनाती है। सिर्फ साड़ी नहीं है, तमाम तरह के प्रोडक्ट, इंडियन वेयर, वेस्टर्न वेयर, सब कुछ बनाती है। डेट की अगर हम बात करें तो 300 करोड़ रुपए के आसपास का डेट है और मैनेजमेंट उसमें से ना पूरा का पूरा नहीं, जो पैसे आएंगे आईपीओ से उसमें से 50 करोड़ रुपए अभी डेट चुकाने पर ये खर्च करने वाला है। डेट को लेकर आपको कोई कंसर्न है विनीत जी इसमें? नहीं, मेरे को कोई कंसर्न नहीं डेट को लेके, क्योंकि आप देखो इनका जो एक्सपेंशन प्लान है ना, कोई स्टोर डालने में आपको 2.5 करोड़ रुपए खर्चा आता है, 2.5 से 5 करोड़ डिपेंडिंग ऑन द फॉर्मेट। और जैसे मैंने बोला आपको, सारी मार्केट में आपको काफी ज्यादा इन्वेंट्री लगती है। तो अगर आप कोई भी एक स्टोर सेटअप करें तो आपको 12.5 से 13 करोड़ रुपए का खर्चा आता है। तो इनको जो 50 स्टोर डालनी है तो उसके लिए जो इन्होंने प्रोविजन की है, और जैसे आप नए स्टोर्स डालोगे आपकी वर्किंग कैपिटल भी बढ़ेगी। तो उसके संदर्भ में ये जो उन्होंने प्लानिंग की है, मेरे को लगता है कि काफी ठीक रहेगी और इनको थोड़ा ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिलेगा बिकॉज ऑफ द डेट। ठीक है सर, एक आखिरी सवाल, अगर हम आंकड़ों में आपसे पूछें कि लिस्टिंग गेन कितने % होने की उम्मीद है आपको, एक सवाल तो ये। और आखिर में जो लिस्टेड पेयर्स हैं, अगर हम ग्रोथ की बात करें तो क्या उनमें से कोई आपको बेहतर कंपनी दिख रही है या फिर साइंस सेल के साथ अभी जाना ठीक रहेगा? मेरा ऐसा अनुमान है कि आपके पास जो करंट वैल्यूएशन आईपीओ में और इनकी जो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स है वो काफी कैचअप हुआ नहीं अभी तक वैल्यूएशन से। तो फिलहाल इफ यू टॉक इन टर्म्स ऑफ ऑल द अदर लिस्टेड स्टॉक्स, मुझे लगता है कि आपका साई कला मंदिर आपको एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी दे रहा है रिटेल स्पेस में प्ले करने के लिए। ठीक है विनीत सर, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और इस आईपीओ पर अपने बहुत ही महत्वपूर्ण कमेंट्स देने के लिए। तो साइंस सिल्क आईपीओ आज से खुल गया है और विनीत सर की राय इस पर निवेश करने की दमदार कंपनी है, बेहतर फंडामेंटल से और आगे ग्रोथ को लेकर कंपनी के प्लान्स वो भी काफी दमदार है।